जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन शिप प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पीटी 365 जो विजन आईएएस की आती है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए, उसको डिस्कशन कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग का फोकस न केवल यूपीएससी बल्कि यूपी पीसीएस में भी कैसे पीटी 365 बहुत ही यूज़फुल हो सकता है वो है। और हम लोग ने इन्वायरमेंट तक डिस्कशन कर लिया था। इन्वायरमेंट का बेसिकली हम लोग ने 2 क्लासेस हम लोग की कंप्लीट हो चुकी थी, 1-1 घंटे के करीब हैं। जो लोग अभी पहली वीडियोस देख रहे हैं उसको जाके प्लेलिस्ट में है और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई अपडेटेड है, उसको देख लें, बाकी सारी वीडियोस भी देख लें। तो अब हम लोग बेसिकली इन्वायरमेंट का आगे करेंगे। तो हम लोग ने लास्ट बार ये देखा था कि प्रथम अंतर्राज्यीय जो बाघ संरक्षण परियोजना है, जो बाघ ट्रांसलोकेशन परियोजना है, ठीक है, वो विफल हो गई है। कहाँ से कहाँ किया जा रहा था मैंने ये बताया था कि पन्ना से, देखिए ये पन्ना है और यहाँ पे सतकोशिया है उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में मध्य प्रदेश से उड़ीसा लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे उड़ीसा के सतकोशिया और कान्हा टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश के, और बांधवगढ़, तो सॉरी पन्ना नहीं था, कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ से उड़ीसा के सतकोशिया में लाया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो बाघ ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था वो विफल हो गया है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बताना है, ठीक है, आप लोगों को बताना है कि मालधारी जनजाति किस घास के मैदान में रहती है, ठीक है। मालधारी जनजाति किस घास के मैदान में रहती है, तो इसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है लाइव, जब ये स्ट्रीम होगी तब। तो हम लोग ने इसको डिस्कशन कर लिया था कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में समझ लिया था। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड। अब देखिए आपको क्या करना है, यूपी पीसीएस के लिए जो लोग हैं केवल ये याद रखना है किसको मिला है, ठीक है। किसको मिला है, तो किसको मिला है यहाँ पे देखेंगे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो भारत का है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो को मिला है। इसको एक बार पहले भी मिल चुका था। बेसिकली इसने क्या किया था, देखिए जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, आप इसके नाम से समझ पाएंगे, ये जो वन्य जीवों के प्रति जो अपराध है उसका नियंत्रण कर रहा है, ठीक है। अब वन्य जीवों का अपराध बहुत सारा होता है, आप देखेंगे तस्करी होती है ना, इनका जो खाल है उसको बेचा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सींग बेचा जाता है, दांत बेचे जाते हैं। तो इसके लिए क्या हुआ, एक प्रोजेक्ट चलाया था इन्होंने, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने क्या चला था, ऑपरेशन वाइल्ड नेट। और वाइल्ड नेट क्या है, बेसिकली आप देखेंगे टॉर ब्राउजर होते हैं, द ऑनियन रूटर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डार्क वेब होते हैं। तो डार्क वेब के थ्रू क्या किया जाता है, सामान्यतः इन लोग की तस्करी की जाती है। तो आप अगर पूरा ऐसे पढ़ेंगे इसको, देखिए क्या है, वाइल्ड नेट, नेट को लिख लीजिए इंटरनेट, और वाइल्ड मतलब जीव जंतु। तो वाइल्ड नेट क्या है प्रोजेक्ट, ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह है इंटरनेट संचालित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग करके अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाना, बेसिकली इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो आप इसको समझ पाएंगे, अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाना यानी वाइल्ड नेट, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अच्छा, तो वाइल्ड नेट किसका प्रोग्राम है, तो कई तरह के क्वेश्चन जो यूपीएससी वाले हैं, देखिए यूपी पीसीएस के लिए मैंने पहले बता दिया किसको मिला है, केवल इतना ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसके अलावा कुछ इसमें समझने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो चीज़ है वो आप ध्यान में रख सकते हैं कि एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड देता कौन है, तो यूएनईपी देता है, ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। तो यूएनईपी देता है, ठीक है, ये बात समझिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है कि ये है क्या, वाइल्ड नेट है क्या, तो वाइल्ड नेट आप समझ पाएंगे कि इंटरनेट के माध्यम से, नेट यानी इंटरनेट के माध्यम से वाइल्ड का व्यापार रोकथाम है, बेसिकली जो उस पर हो रहा है उसको रोकथाम किया जाने का प्रयास है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो पुरस्कार है ये यूएनईपी द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ये इसको समझ पाएंगे आप। बहुत सारे साझेदार भी हैं यूएनईपी के साथ, यूएनडीपी है, फिर आप देखेंगे यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स है, फिर आप देखेंगे इंटरपोल भी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है यूएनईपी मेन है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसको ध्यान में रखिएगा यूपीएससी वाले, ठीक है। अब यहाँ पर बताया, देखिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में बताया, तो आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए ऑप्शन में पूछ रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इसका निर्माण, अब ये देखिए ये यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कथन बता रहा हूँ उसी हिसाब से। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, इसका निर्माण पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है यह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी हम कह सकते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक निकाय है,
ठीक है, तो इसका आप आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो मैं पहले बता दूं, दोनों कथन बिल्कुल गलत है। आप देख पाएंगे यहाँ पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सांविधिक निकाय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके अंतर्गत? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन, यानी MoEFCC के अधीन है। किसके तहत है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत बना है, न कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत नहीं बना है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता ही दिए होंगे अब तक, मुझे 100% उम्मीद है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक तरह की खुफिया एजेंसी है भाई, नाम से ही लग रहा है वही काम करता है, ठीक है। साइट्स के लिए नोडल एजेंसी भी है। साइट्स मतलब आपको पता होगा कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन फ्लोरास एंड फाउना, एक मतलब ऐसे है, मतलब कुछ फुल फॉर्म इसका अजीब सा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी होगा, अगर होगा तो, ठीक है, नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है वन्य जीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों संबंधित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज, यही सब है, कुछ ऐसे फुल फॉर्म होगा। जो भी है, कोई मतलब नहीं इसका फुल फॉर्म देखने का, बस साइट्स की ध्यान में रखिएगा कि जो साइट्स है उसकी ये क्या है, उसकी यह नोडल एजेंसी भी है भारत में, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और ऑब्वियस सी बात है, यही होगा, अवैध व्यापार को यही रोकेगा। अगला है मियावाकी शहरी वन प्रबंधन तकनीक, ठीक है। मियावाकी शहरी वन प्रबंधन तकनीक बेसिकली क्या है? ये आप देखेंगे शहरों में जो छोटी छोटी भूमियाँ है वहाँ पर वन लगाने की तकनीक है। अब देखिए UPPCS और UPSC में जो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन सीधे ऐसे पूछेगा, हाल में चर्चा में रहा मियावाकी तकनीक, ऐसे ही प्रश्न सिंपल यही बनेगा, इससे बड़ा कुछ प्रश्न नहीं बनेगा। अभी हम लोग समझ लेंगे इसके बारे में, लेकिन प्रश्न सीधे यही बनेगा कि मियावाकी तकनीक किससे संबंधित है। ऑप्शन दे देगा, पहला जल संरक्षण, पहला दे देगा जल संरक्षण, दूसरा मतलब जल संरचनाओं का, ऐसे दे देगा पारंपरिक जल संरचनाओं का निर्माण, दूसरा दे देगा वन रोपण, ठीक है, तीसरा दे देगा प्लास्टिक से सड़क का निर्माण, और चौथा दे देगा तालिबान को पाकिस्तान से निकालना, ऐसा दे देगा। आपको ध्यान रखना है कि वन रोपण की तकनीक है शहरी भूमियों पर, ठीक है, वन रोपण की तकनीक है मियावाकी तकनीक, केवल इतना ध्यान में रखना है, और इसमें कुछ काम का नहीं है, ठीक है। एक बार मैं शॉर्ट में यहाँ पे जो न्यूज़ है वो बता देता हूँ। लिखा है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने मियावाकी तकनीक को बढ़ावा दिया है, ठीक है। ये इसके बारे में बता रहा है कि 1980 के दशक में जापानी वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी, ठीक है, के कार्य पर आधारित वनीकरण की एक विधि है। इसमें क्या किया जाता है, छोटे भूखंडों पर वन के विभिन्न स्तरों, ऐसा झाड़ियाँ, वृक्षों और वितानों को एक साथ समाहित करके क्या किया जाता है, छोटा भूखंड, जैसे आप शहरी क्षेत्रों में देखेंगे कि इतना बड़ा बड़ा घर बना है ना, बीच में छोटा सा एक तो भूखंड है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वृक्ष झाड़ियाँ सब इकट्ठे लगा देंगे। तो ये है बेसिकली। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है ना, जैसे जनरली आप कोई वन लगाएंगे तो आपको बार बार उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। मियावाकी तकनीक क्योंकि झाड़ियाँ, वृक्ष, वितान सब इकट्ठे हैं, तो कुछ समय बाद इसको आप छोड़ देंगे तो ये अपने आप ग्रोथ हो जाएगा, फिर मतलब इसको बहुत ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं है। देखेंगे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्थल की निगरानी प्रबंधन 2 से 3 वर्षों के लिए किया जाता है, जिसके पश्चात ये स्थल अपना अस्तित्व सम बनाए रख सकते हैं। तो बस शुरुआत में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा इसमें, बाद में इसकी आवश्यकता नहीं है। बस ये इस तकनीक का फायदा है। अब देखिए, आप देखा होगा जिन लोगों ने द मार्शियन मूवी देखी होगी, है ना, द मार्शियन मूवी में जो कौन है, मैट डेमन है ना शायद, तो मैट डेमन वो कहाँ फंस जाता है, वो फंस जाता है वहाँ पे मार्स में फंस जाता है, तो वहाँ पर एक पौधा उगाता है बेसिकली। अब वो रहता है, वो वनस्पति शास्त्री ही रहता भी है, जो वहाँ पे मेन हीरो रहता है ना, मार्टिन नाम रहता है शायद उसका, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो जो भी है वो वहाँ पे फंस जाता है मार्स में, तो वहाँ पे जो वनस्पति उगाता है उसी तरह से ऐसे समझ लीजिए कि शहरी क्षेत्रों में वनस्पति उगाया जा रहा है ना। मूवी बता दिया आपको इसी के साथ कि जो लोग मूवी देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। उसका लाभ आप बताएं, ये मेंस के लिए फायदा होगा, इसको प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रीलिम्स के लिए देखना है ये वाले स्टेटमेंट्स बस रीड कर लीजिए। क्या रीड करना है बता दे रहा हूँ। तकनीक के लाभ हो सकता है अगर UPSC में पूछे, देखिए UPPCS में तो जो मैंने बोला सिंपल वही पूछेगा, एक लाइन का स्टेटमेंट, मियावाकी तकनीक किससे संबंधित है। UPPCS हो सकता है, UPSC हो सकता है दिमाग खराब हो जाए तो एक कदम आगे बढ़ जाए, तो एक कदम आगे हम लोग बढ़ के देख ही लेते हैं, ठीक है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मियावाकी वनों की लघु अवधि में भूमि पुनर्सुधार के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि प्राकृतिक रूप से वनों द्वारा यह कार्य निष्पादन 70 वर्ष लगता है, लेकिन मियावाकी तकनीक आप देखेंगे 3 से 5 वर्षों में ही काम कर देता है, ठीक है। दूसरी बात, यह तकनीक वायु और ध्वनि प्रदूषण को भी कम करती है, स्थानीय पक्षियों एवं कीटों को आश्रय प्रदान करती है, कार्बन सिंक वनों की तुलना में 30 गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, का निर्माण करती है। बेसिकली आप देखेंगे अगर इतने ही क्षेत्र में कह रहे कि इतने ही क्षेत्र में वन लगा दो और मियावाकी तकनीक से पौधा लगाओ तो 30 गुना अधिक कार्बन सिंक मियावाकी तकनीक वाला करता है। और इसके अलावा आपको पता है ये वन लगेगा तो भाई क्या करेगा, ये भी लोग है ना, स्थानीय पक्षी कीट इन सबको भी अवसर मिल जाएगा। इसके बाद बोल रहे लघु वन जो है, ठीक है, 10 गुना तेजी से, अगर आप पारंपरिक
तकनीक से लघु वन लगा रहे हैं और मियावाकी तकनीक से लगा रहे हैं, तो मियावाकी वाले में 10 गुना अधिक तेजी से यह वन पनपता है। ठीक है, इसको आप समझ पाएंगे, 10 गुना अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। ठीक है ना, इस बात को आप समझ पाएंगे। इसके बाद 30 गुना अधिक सघन होते हैं और 100 गुना अधिक जैव विविधता से युक्त होते हैं। तो ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस इसका लाभ देख लीजिए कि मतलब जो पारंपरिक तकनीक है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा लाभ है और हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करेगा ही। अब हीट आइलैंड इम्पैक्ट क्या है ये आप लोग गूगल सर्च करके पढ़िएगा, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। बेसिकली जो शहरी क्षेत्र हैं वो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट होती हैं। ठीक है, इस कारण से ये गर्म होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हीट आइलैंड। अब इसको आप लोग डिटेल में थोड़ा पढ़िएगा क्योंकि यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग को पढ़ लेना चाहिए। अब अगला बोल रहा है, ये हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान CZMP। ये मैंने जो सेकंड वीडियो में भी बताया हुआ था कि मैंने क्या बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या किया था, वो जो तटीय क्षेत्र बेसिकली आप देखेंगे ये समुद्र है, ये तो महाद्वीप है, ये इसमें समुद्र है। अब देखेंगे ये जो समुद्र है बेसिकली समुद्र, क्योंकि जहाँ पे महाद्वीप मिलता है और समुद्र से वहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता होती है। ठीक है, आप देखेंगे इकोटोन, इकोक्लाइन ये सब पाए जाते हैं। इस कारण से क्या किया गया है ना, इस कारण से क्या किया गया है, इन क्षेत्रों की जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ठीक है, इस क्षेत्रों को किन्हीं जोन में बांटा गया। बेसिकली जोन का मतलब ये है कि जैसे देखिए CR जो मान लो वन है, तो वन का मतलब यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटी एकदम नहीं होगी। देखो यहाँ पे लिखा है 200 मीटर नो डेवलपमेंटल जोन, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर आप 200 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जहाँ पर केवल जितना परमिशन दी होगी केवल उतना छोड़ के आप नहीं कर पाएंगे। और 500 मीटर तक CRZ बनाया गया। आप देखोगे जो इसका नाम है कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, तो 500 मीटर तक बनाया गया। अब इसकी कई श्रेणियों को अलग अलग बनाया गया है, जैसे CRZ2 है, CRZ 3B है, CRZ 3A है, 1A है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। हालांकि जो महत्वपूर्ण बात केवल ये है, आप देखोगे जो 12 नॉटिकल मील का एरिया है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर, या फिर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में यही बोलते हैं, हिंदी में एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो टेरिटोरियल या क्षेत्रीय जल, हाँ हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय जल, तो जो क्षेत्रीय जल है इसको देखो, इसको CRZ 4B में रखा गया। आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा होगा तो आप देख लो, यहाँ पे CRZ 4 यहाँ पे लिखा भी है सामने, तो CRZ 4 में रखा गया है 12 नॉटिकल माइल वाले एरिया को। इधर आप देखोगे कि 200 मीटर का नो डेवलपमेंटल जोन ये सब है। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात क्या है ना, महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, इसको कौन बनाया है, तो ये आप देखिएगा, ये क्या है, नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट द्वारा। आप देखेंगे इसका नाम लिखा है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा बनाया गया है। और ये है क्या, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन यह शोध संस्थान है, यानी मैंने वही बोला MOESCC द्वारा ही यह बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके लिए क्या किया गया, CRZ अधिसूचना जारी की गई है। ठीक है, और अब मैंने आपको बता दिया कि ये वो है। महत्वपूर्ण बात ये है, आपको जो ध्यान में रखना है, जो UPSC में पूछ सकता है कि CRZ अधिसूचना, ठीक है, CRZ जो अधिसूचना है वह किस अधिनियम के तहत जारी की गई है। ठीक है, तो जल अधिनियम, वायु अधिनियम, समुद्र अधिनियम, तालिबान अधिनियम, तो ध्यान में रखना है, कोई नहीं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत CRZ की जो अधिसूचना है, CRZ मतलब कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो अधिसूचना है वह जारी की गई है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है, इतना मतलब आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, CRZ की अधिसूचना इसके तहत जारी की गई है। इसके बाद देखिए, तो ये हो गया, यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, पढ़िए इसको, ये स्टेटमेंट UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, CRZ अधिसूचना 2011 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जारी है, मैंने पहले बताया। अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह को छोड़कर देश के अन्य तटीय हिस्सों एवं भारत के प्रादेशिक जल को CRZ के रूप में घोषित किया है। तो ध्यान में रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह 2 को छोड़ दिया। इसके अलावा जो देश के अन्य तटीय हिस्से हैं और भारत के प्रादेशिक जल का मतलब टेरिटोरियल वाटर, जो मैंने कहा था 12 नॉटिकल मील, है ना, 12 नॉटिकल मील के एरिया को कहते हैं। अच्छा चलो, इसके आप क्या करो, अब इसी पे मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ जो कि प्री में आ सकता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट है, ठीक है, टेरिटोरियल वाटर के संबंध में, यानी क्षेत्रीय जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला, यह समुद्री स्पर्श रेखा या तटीय स्पर्श रेखा से 12 नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है, नॉटिकल मील का क्षेत्र होता है। दूसरा, यहाँ पर
इसे यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, अनक्लोज के तहत स्वीकृति प्राप्त है। ठीक है। तीसरा, इस क्षेत्र में किसी अन्य देश का जहाज घुस नहीं सकता। ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, इस क्षेत्र में लॉ ऑफ इनोसेंट पासेस, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर मैं तो ये सोच रहा था या ये सोच रही थी। यहां पे क्लियर लिख रहा है, इस क्षेत्र में किसी अन्य देश का जहाज एंटर नहीं कर सकता, और लिखा हुआ है लॉ ऑफ इनोसेंट पासेस अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, आप लोग बताना है कौन से सही है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ के बताइएगा। ठीक है। तो अब देखिए, तो ये बात हो गई, हम लोगों ने इसको देख लिया कि जो सीआरजेड अधिसूचना है बेसिकली कोस्टल, देखिए यहाँ पे इसके बारे में बताया है डिटेल में, आप इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि याद वाद होता नहीं है, सिंपल सी बात है ना। बस इतना बता दे रहा हूँ कि देखो सीआरजेड 1 सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जो कि मैंने अभी जब हम लोग कल कछुआ संरक्षण वाला डिस्कशन कर रहे थे, मैंने बताया था कि भारत में 5 समुद्री कछुओं की प्रजाति हैं, और जितने नेस्टिंग स्थल हैं उसको किस में रखा गया, उसको रखा गया है सीआरजेड 1A के अंतर्गत। मैंने पहले ये बात मतलब कल जो हम लोग लास्ट वाला वीडियो, कल का मतलब जो लास्ट वाला वीडियो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मैंने इस बात को बताया था। इसके अलावा आप देखोगे नीचे क्या है कि मतलब थर्ड, मतलब जहाँ पे जनसंख्या इतनी हो, ये है, ये सब याद वाद होता नहीं है, तो बताने का कोई मतलब नहीं है जो चीज़ याद ना हो। तो आप लोग एक बार रीड कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में गलती से आ गया, इतना नहीं पूछेगा, मैंने जो पूछा है, जो मैंने प्रश्न जितने बनाए हैं उतने ही एग्जाम में पूछेगा, फिर भी अगर इतना पूछ देता है तो आप लोग परेशान वहाँ पे ना हो, इसलिए एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, ये महत्वपूर्ण है ना, कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूह को छोड़ के अन्य तटीय हिस्सों एवं भारत के प्रादेशिक जल को सीआरजेड के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है। अच्छा, वहां पे बताया हुआ है कि क्या क्या है, मतलब आप इसको बारे में पढ़ेंगे, वही है बेसिकली। अच्छा, जो नई अधिसूचना है इसमें ध्यान रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित किया जा रहा है नई अधिसूचना में, है ना। तो मतलब ऐसा है कि जो उद्योग हैं, जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे विनियमित किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखा जाएगा कि यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी अचीव हो सके। अब अगला है, सुर्खियों में रहे वनस्पति जात और प्राणी जात, फ्लोरा एंड फाना इन न्यूज़। मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। और ये मतलब यूपीएससी में, ठीक है, और यूपीपीसीएस दोनों में चांसेस हैं कि एक एक प्रश्न इससे आ जाए। ठीक है। तो एक एक प्रश्न आने के लिए हम लोग 15-20 मिनट अगर पढ़ लेंगे तो नुकसान नहीं होगा। तो वीनस फ्लाई ट्रैप, अब वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, यहाँ पे देखिए, ये पौधे कीट को पकड़ने के लिए, ठीक है, विद्युत संकेत देते हैं और जैव चुंबकत्व को संदर्भित करते हैं। बेसिकली ये करते क्या है, ये पौधे जो है ना, ये एक मान लो पौधा है ये, तो ये क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय संकेत यहाँ से देगा। तो जो कीड़े, जो विद्युत चुंबकीय संकेतों को जो कीड़े पकड़ते हैं, वो क्या करेंगे, इसके पास जाएंगे और ये फंसा के खा जाएगा। ठीक है। तो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। बहुत कम देता है ना, बहुत ही कम देता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा ये देखा गया कि वीनस फ्लाई ट्रैप का पौधा सूक्ष्म चुंबकीय पदार्थ उत्पन्न करने में सक्षम है। तो देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये पूछेगा, हाल में चर्चा में रहा वीनस फ्लाई ट्रैप, आपने देखा होगा 2 बार से पूछ चुका है, प्रोसिफस जूलिफेरा, ठीक है, सेन्ना स्पेक्टेबिलिस, ये सब पूछ चुका है, स्पेक्टिबिलिस, ये सब पूछ चुका है ना। तो अभी क्या है, ये भी पूछ सकता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो क्या है, ये सूक्ष्म चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम एक प्रकार का पौधा है, जो कि कीड़ा खाता है बेसिकली, है ना, कीड़ा खाता है, यही है। अब लिखा भी है कि बहुत कम स्तर का चुंबक है, इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान में रखना है। ठीक है। महत्वपूर्ण बात क्या है, केवल ये छोटा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अगला लेंटाना कमारा, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इन दोनों में मैं पूछूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंटाना कमारा। क्यों लेंटाना कमारा है, क्योंकि यह एक आईएएस है। अब आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं और ये खुद भी आईएएस है। आईएएस मतलब इन्वेसिव एलियन स्पीशीज है, लेंटेना कमारा। तो देखिए क्या लिखा है, भारत के बाघ क्षेत्रों के 40% से अधिक क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जा चुका है। किसके द्वारा, लेंटेना कमारा के द्वारा। तो एक झाड़ी की आक्रामक प्रजाति है, ठीक है, जिसने क्या किया है, 40% से अधिक भारतीय क्षेत्र को क्या किया है, अतिक्रमित कर लिया है। उष्णकटिबंधीय अमेरिका में पाई जाने वाली झाड़ी की प्रजाति है, जो भारत में आ गई। और आप देखेंगे कि यह क्या करता है कि उच्च तापमान से उच्च आर्द्रता को भी सहन कर सकता है, और बेसिकली इसको खाने से अगर ज़्यादा खा लेंगे लेंटाना कमारा तो पशुओं की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण केवल इतना है, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। शॉर्ट नोट्स क्या लिखेंगे, तो जो लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं और पहला वीडियो देख रहे हैं तो उनको समझ में जाए शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। तो लेंटेना कमारा के आगे लिखना है आईएएस, आक्रामक प्रजाति। ठीक है, कहाँ पर है, बाघ क्षेत्रों में। तो इतना भी लिख लीजिएगा बगल में कि बाघ क्षेत्रों में है। ठीक है, बस ये हो गया आपका शॉर्ट नोट्स। अगला मैंडारिन बत्तख।
ठीक है। मैंडरीन बत्तख क्या है, आप देखोगे हाल में क्यों न्यूज़ में रहा है मैंडरीन बत्तख। अच्छा देखो नाम ये मैंडरीन, अब मैंडरीन बत्तख अगर मान लो एग्जाम में आता तो मैं आंख बंद करके मान लेता कि ये चीन में पाई गई होगी, ठीक है। मान लो पूछते कि मैंडरीन बत्तख, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। हाल में चर्चा में रहा मैंडरीन बत्तख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दे। पहला, यह प्रजाति केवल भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, गलत है यार। मैंडरीन नाम है तो मैंडरीन चाइना में तो पक्का पाई जाती है, चाइना में होगा तो अगल बगल भी होगा ही होगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है यह एक प्रवासी पक्षी है जो रूस, कोरिया, जापान और चीन के कुछ हिस्सों में प्रजनन करता है, ठीक है। रूस, कोरिया और जापान, ये ध्यान में रखना है। विश्व स्तर पर एक संकटापन्न पक्षी नहीं है परंतु दुर्लभ ही दिखाई देते हैं, ठीक है। कहाँ पे पाया गया, असम के मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि में यह पाया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, मगुरी मोटापुंग जो आर्द्र भूमि है यह इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, IBA है, किसके द्वारा, BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसे क्या बोला गया है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना होगा, है ना। यह संकटापन्न पक्षी नहीं है। बेसिकली इसके बारे में केवल इतना ध्यान रखिए कि मैंडरीन बत्तख कहाँ कहाँ पाया जाता है और संकटापन्न नहीं है, बस। और एक चीज़ जो अलग से याद रखनी है कि मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि कहाँ पे है, तो मगुरी मोटापुंग आर्द्र भूमि ध्यान में रखना असम में है। ये इस वजह से न्यूज़ में है तो हो सकता है पूछ दे। सिउलेकैंथ जीवाश्मों की खोज की गई। विशालकाय मछली है जो डायनासोर के पूर्व अस्तित्व में थी। बेसिकली अभी मिल भी गया एक सिउलेकैंथ। अब देखोगे बहुत बड़ी सी एक मछली है, बहुत बड़ी सी, एकदम वेल की तरह बड़ी सी मछली है। तो सिउलेकैंथ गूगल सर्च करना, दिख जाएगा, मैंने देख भी लिया था, है ना। जीवाश्मों की खोज की गई थी। यह एक विशालकाय मछली है जो डायनासोर के पूर्व भी अस्तित्व में थी, ठीक है। तो ये है क्रिटेशियस युग में यह जीवाश्म है, ठीक है। आप देखोगे यह जीवाश्म क्रिटेशियस युग का है। क्रिटेशियस युग का मतलब वह युग जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखीय घटनाएं हुई थी, ठीक है। ज्वालामुखीय घटनाएं अत्यधिक हुई थी, उस युग को बोलते हैं हम लोग क्रिटेशियस युग, ठीक है। सिउलेकैंथ का प्रारंभिक विकास 400 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। इसे दीर्घकाल समय से विलुप्त माना जाता था। 1938 में एक जीवित सिउलेकैंथ दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। बस कुछ नहीं, केवल ध्यान में रखना है सिउलेकैंथ क्या है, एक मछली है, बस मछली है और मछली का जीवाश्म है। क्योंकि आप देखोगे यूपीपीसीएस तो नहीं, यूपीएससी आजकल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेंसोवियन क्या है, हाल में चल रहा मेरा डेंसोवियन क्या है, तो पता नहीं क्या 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 है। तो सिउलेकैंथ भी एक बार देख ही लो यार, नुकसान थोड़ा ना हो जाएगा। अगला हिमालयन सीरो, ठीक है। हिमालयन सीरो देखो क्या की है, गधा है ना, बहुत सारे लोगों का क्रॉस है। मतलब यहाँ पे देखोगे आप, ये लिखा है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ये बेसिकली क्या है ना, हिमालयन सीरो, ये आप देखोगे, है ना, गूगल सर्च कर लेना तो आप लोग इसका चेहरा देख लोगे आराम से। ये बेसिकली आप देखोगे गधा, है ना, सुअर, गाय और बकरी, इन सबको एक में मिला दो, चारों का क्रॉस करा दो, तो ये चारों के क्रॉस का जो प्रजाति बनती है उसको बोलते हैं हिमालयन सीरो, ठीक है। हिमालयन सीरो ऐसा ही है। इसे सबसे पहले असम के मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया था, लेकिन अभी हिमालय के स्पीति वैली में भी देखा गया। कुछ लोग पकड़े हुए आपको दिखेंगे, आप गूगल सर्च करिएगा तो दिख जाएगा। इसका जो IUCN स्टेटस है वो आपको ध्यान में रखना है कि यह क्या है, वल्नरेबल है, बस इतना ध्यान रखना है कि वल्नरेबल है। दूसरी बात ये शाकाहारी होते हैं और 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि 4-5 जीव का जो मिक्सर है वो है। दूसरे ये वल्नरेबल है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा संकट इसका नहीं है, वल्नरेबल है। और मानस टाइगर रिजर्व में देखा गया, लेकिन यहाँ पे भी देखा गया, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली में भी देखा गया, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अगला है 3 बैंडेड रोज फिंच, ठीक है। 3 बैंडेड रोज फिंच क्या है, ये बेसिकली एक पक्षी है। कहाँ खोजी गई, पूर्वी हिमालय में। तो बस ये ध्यान में रखना है आपको, पूर्वी हिमालय में 3 बैंडेड रोज फिंच। जैसे ये प्रश्न पूछ देता है सामान्यतः कि हाल में चर्चा में रही 3 बैंड रोज फिंच कहाँ पर खोजी गई, तो 3 बैंडेड रोज फिंच ध्यान में रखना है, पूर्वी हिमालय में। जैसे पूछ देता है कई बार कि ये मेंढक, हाल में एक मेंढक की प्रजाति मिली, ये कहाँ पर मिली, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है कई बार। तो ध्यान रखना है, पूर्वी हिमालय में 3 बैंडेड रोज फिंच नामक एक पक्षी खोजी गई, ठीक है। आप देखोगे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा खोजी गई, और ये क्या है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1883 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये तो मतलब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, महत्वपूर्ण बात है 3 बैंडेड रोज फिंच कहाँ खोजी गई। तो आप लोग जब इसका शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो क्या लिखोगे, यहीं पर लिखोगे पूर्वी हिमालय की पक्षी, ठीक है, पूर्वी हिमालय में खोजी गई पक्षी, बस ये शॉर्ट नोट्स बनेगा, इतना का कोई काम नहीं है। भारत में खोजी गई नई प्रजातियां, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइपनिया इंडिका तमिलनाडु कन्याकुमारी, हाइपानिया बुलाटा, ये भी यहीं पे है ना। मेरे हिसाब से ये सब बहुत अब इतना अजीब अजीब नाम है, हालांकि देख ही लो क्या है। तो समुद्री शैवाल है हाइपानिया बुलाटा, हाइपानिया इंडिका।
अगला हम लोग देख लेते हैं सुर्खियों में संरक्षित क्षेत्र। बस इसमें क्या ध्यान रखना है, लोकेशन, केवल और केवल लोकेशन ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं ध्यान में रखना है, केवल और केवल ये क्षेत्र कहाँ पे है, ये क्षेत्र कहाँ पे है, क्योंकि यूपीएससी सामान्यतः ऐसा ही प्रश्न पूछता है। तो भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये है, कहीं लिखा है गोवा में, कहीं लिखा है, हाँ, गोवा रेल परियोजना पर आपत्ति प्रकट की है किसने, उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त कमेटी ने, है ना, और बोला है कि इसमें कुछ परिवर्तन करो। ठीक है, ये जो परियोजनाएं बेसिकली हैं गोवा रेल परियोजनाएं, आप देखोगे भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य और मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है अब दो चीज यहाँ पर, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये है गोवा। ठीक है, इसको बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, गोवा में दूध सागर जलप्रपात और डेविल्स कैनियन भी प्रमुख स्थल है। जैसे जनरली हम लोग जब हम लोग गोवा की ट्रिप पे गए थे तो हम लोग दूध सागर जलप्रपात जा रहे थे, तो हम लोग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस किसी के पास था नहीं और स्कूटी से हम लोग जा रहे थे। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो हम लोग को वहीं से वापस आना पड़ गया। ठीक है, अब आगे घटना क्या हुई थी, पुलिस वाले पकड़ के क्या किए ये नहीं बताएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इंटरनेट पे पुलिस वालों की बेइज्जती होगी, हम लोग की बेइज्जती नहीं होगी। आप लोग समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा, है ना। तो बेसिकली दूध सागर जलप्रपात की यात्रा हम लोग की रुक गई। हम लोग बेसिकली वो जो कलंगूटे और बागा बीच, है ना, यही सब, चपोरा फोर्ट, यही सब घूम के रह गए, है ना, यहाँ नहीं जा पाए। बहुत सुंदर जगह है, अगली बार गोवा जाऊँगा तो यहाँ पे जरूर जाऊँगा, आप लोग भी देखिएगा, इसको मौका मिले जरूर जाइए, है ना। तो दूध सागर जलप्रपात और डेविल्स कैनियन, ये दो चीज़ गोवा में है। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गोवा में। तो ये दो चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद पता है जीव जंतु यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, यार ये सब, है ना, जरूरत नहीं है, मतलब कहाँ इतना नाम आप पढ़ोगे, पढ़ लेना, पढ़ पाओगे तो मेरे बस की नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगला शत्रुंजय हिल्स। तो शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र कहाँ पे है, गुजरात में। देखो यहाँ पे लिखा है गुजरात, यहाँ पे तो गोवा लिखा होगा ना, अच्छा गोवा ऊपर ही लिखा था। ठीक है, भगवान महावीर अभ्यारण्य गोवा, गुजरात में क्या है, शत्रुंजय हिल्स आरक्षित वन क्षेत्र, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है, शत्रुंजय महातीर्थ है जो कि जैन समुदाय द्वारा पवित्र तीर्थ स्थल है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। यहाँ पर क्या है, बेसिकली वन पहाड़ियाँ हैं, है ना, वन पहाड़ियाँ हैं और शत्रुंजय नदी यहीं से बहती है। शत्रुंजय हिल्स देखोगे गुजरात में, शत्रुंजय हिल्स क्यों प्रसिद्ध है, बेसिकली ये ध्यान में रखना। शत्रुंजय महातीर्थ और पालीताना मंदिर जैन समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण। तो प्रश्न ऐसे पूछ देगा सीधे सीधे, शत्रुंजय हिल्स किस धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है, तो ध्यान रखना है जैन धर्म। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म। बाकी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है शत्रुंजय हिल्स जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है। अगला वेम्बनाथ झील, आपको पता है केरला में है। ठीक है, अब मोदी जी जब मन की बात कर रहे थे तो एक केरल के व्यक्ति की सराहना किए थे कि ये बेचारे रोज साफ सफाई कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है वेम्बनाथ झील केरला में, ये तो आपको पता होगा ही। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य भी यही है, इसी झील के पूर्वी तट पे। तो ये जो झील है इसका जो पूर्वी तट है यहाँ पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी ध्यान में रखना। अगला वल्लम काली भी ध्यान में रखना है। वल्लम काली बेसिकली ये नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है ना, वहाँ पे पतली पतली ऐसे नौकाएं होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और इसको चप्पू चला चला के दौड़ते हैं। ठीक है, नौका मैंने बढ़िया बना दी। ठीक है, तो ये क्या वेल्लम, जो वेम्बनाथ झील है यहाँ पर ही वेल्लम कली, ठीक है, क्या होता है, सर्पाकार नाव दौड़ प्रतियोगिता होती है, ये भी ध्यान में रखना है। रामसर अभिसमय में है, तो वेम्बनाथ झील रामसर अभिसमय में भी है। भारत की सबसे लंबी झील है, ध्यान में रखना, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाथ झील, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ सकता है, रामसर अभिसमय में है कि नहीं, तो ये भी सही है। कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य किस झील के तट पर है, तो ध्यान रखना है वेम्बनाथ झील के तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य। अगला बांधवगढ़। बांधवगढ़ अभी हम लोग ने पढ़ाई था कि यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आप देखोगे यहीं से तो ले जाया जा रहा था वो, है ना, मध्य प्रदेश में यहीं से तो ले जाया जा रहा था दूसरे जगह बाघ, लेकिन नहीं ले जा पाए। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व दूसरा बाघ अभ्यारण्य जहाँ पे बार बार वनाग्नि लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बांधवगढ़ बेसिकली विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में है, तो ये भी ध्यान में रखना है। विंध्य पर्वत जो मैंने बेसिकली यहाँ पर जो मैंने पहले से वो कर रखा है हाईलाइटर, वो आपको ध्यान में देते चलना, बाकी चीज़ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिलते हैं, ध्यान में रखना, और विंध्य पर्वत श्रृंखला में विस्तारित है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला है नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य। तो नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, मेघालय में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बांस में रहने वाली पहली चमगादड़ प्रजाति नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य में दर्ज की गई है। ठीक है, दिमाग में रखना है,
तो ये है महत्वपूर्ण। और ये क्या है, यह पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है। तो अब यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हॉटस्पॉट कौन जारी करता है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल उसका आंसर था, किसी ने सही जवाब नहीं दिया था। अगला जो मेरा प्रश्न आपको बताना है, हॉटस्पॉट की जो अवधारणा है वह किसने प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन दे दूं, चलिए 4 ऑप्शन दे देता हूं और मैं बता दे रहा हूं, देखिएगा एक भी बच्चे का गलत नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मन मेयर्स, ठीक है, मेयर्स। दूसरा ऑप्शन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरा ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ और चौथा ऑप्शन है बाल ठाकरे। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्मार्ट है, सारा आंसर आप लोग सही बता देंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा कि जो बेसिकली जो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा है वह किसने दी थी। ठीक है, ये आपका आज बताना है। महत्वपूर्ण बात है, नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दिमाग में रखना है। अगला है कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखिए, बस मैं आप लोग की जगह रहता ना, मैं क्या करता, इन सबको एक जगह कभी नहीं लिखता है ना, मतलब मैं मैगजीन बनाता या फिर मैं कुछ ऐसा करता, एक जगह कभी नहीं, क्योंकि मेरा क्या है दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे नोंगखिल्लेम तो याद रहेगा कि मेघालय में, अच्छा उस पर से मैं ये भूल जाऊंगा कि ये तो पता है कि नोंगखिल्लेम उत्तर पूर्वी भारत में होगा, ये भूल जाऊंगा, यहाँ पे मणिपुर टिक कर दूंगा, पता चला। या जो ही ऑप्शन में देगा उत्तर पूर्व भारत का कुछ भी दे देगा, अरुणाचल प्रदेश दे देगा तो हो सकता है मेरे दिमाग में अरुणाचल प्रदेश ही मार दे, मैं टिक करके चलाऊंगा। ध्यान रखना, इसको पता है क्या करिए, एक एक पेज में केवल एक ही लिखिए। मतलब मान जब 10 पेज का नोट्स अगर बना रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट का अगर आपने 10 पेज का नोट्स बनाया है, ठीक है, 10 पेज नहीं बना होगा, कमेंट सेक्शन में जो लोग नोट्स बना रहे बताएं, 5 से कम में बना होगा। तो 5 पेज में क्या करिए, हर पेज के ऊपर एक एक लिख लीजिए, तो याद भी रहेगा, भूलेंगे नहीं। क्योंकि अब नोंगखिल्लेम है, फिर आप बगल में देखेंगे बांधवगढ़ है, तो ये तो चलो ईजी है, मध्य प्रदेश में। वेम्बनाड झील भी ईजी है। अब शत्रुंजय हिल्स हो सकता है भूल जाए, शत्रुंजय हिल्स कोई उड़ीसा आएगा तो उड़ीसा ही टिक कर देगा, गुजरात में है। महावीर वाला तो पक्का भूल जाओगे आप लोग, है ना, मुल्लेम और महावीर 100% श्योर भूल जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ अलग अलग पेज पे लिखो, ताकि इकट्ठे रहता है तो कन्फ्यूजन होती है, इकट्ठे मत लिखो, है ना, तो सही रहेगा। तो कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे 6 हाथियों की रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ मैं, कुछ लिखा हुआ है, सेप्टिसीमिया से मृत्यु हो गया। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना, जो लोग इंग्लिश मैन है, हम मुझे पता नहीं है यार, इतनी टफ इंग्लिश में पढ़ नहीं पाता हूँ, तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, सर्किल कर दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ लेना। सेप्टिसीमिया से मृत्यु हो गई है 6 हाथियों की। अब एग्जाम में प्रश्न ये पूछ सकता है, हाल में चर्चा में रही रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, ठीक है, से कौन सा जीव प्रभावित है। जैसे आप लोग देखोगे कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस पिछली बार बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, या देखो गिर के जो शेर हैं, गिर के शेर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित है, तो हो सकता है रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया भी प्रश्न में पूछ दे। कहाँ पर मरे हैं, कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, और कार्लापट से नाम ही लग रहा है कि ये कोरापुट जिले में है। कहीं लिखा है क्या कोरापुट जिला, नहीं है तो मत लिखना भाई, ठीक है। कालाहांडी, कोरापुट नहीं, कालाहांडी जिला यहाँ पे लिखा भी है, देखो मैंने टिक भी किया था, कालाहांडी जिले में है कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे फुरलीझरन, मुरलीधरन ऐसा लग रहा है ना, मुरलीधरन नहीं, फुरलीझरन जलप्रपात है। अब ये सब नहीं ध्यान रखना, पता नहीं कितना कितना जलप्रपात है, कहाँ ध्यान में रख पाएंगे, तो केवल इतना ध्यान रखो। रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया किस जीव को हाल में हुआ है, हाल में ही हाथी को हुआ है। और ये क्या है, बेसिकली रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया जीवाणु रोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीपीसीएस वाले ये पूछेंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ, यूपीपीसीएस में प्रश्न बनेगा हाल में चर्चा में रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, या फिर क्या करेंगे ना, मेसोकॉलम दे देंगे ससुरे, वो ज्यादा चालू होते हैं, ऐसे मेसोकॉलम दे देंगे, यहाँ लिख देंगे हैजा, अगला लिख देंगे कुष्ठ, है ना, फिर यहाँ पे दे देंगे रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, और यहाँ पे दे देंगे HIV। अब बोलेंगे इनमें से कौन सा रोग वायरस से होता है ना, तो आप लोग को पता ही है, मोर देन 1 ऑप्शन दे देगा, 1 2 3 4, इसी का मिक्स कर दो, 1 2 3, अगला लिख लो 4, एक लिख लो 2 और 3 और 4, ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन बना देंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 4, ठीक है। तो 1 2 4 करिए, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन से रोग वायरस से होते हैं, ठीक है, वायरस से कौन से रोग होते हैं। अब देखिए यही ऐसे क्वेश्चन बन सकता है यूपीपीसीएस में, है ना, तो इसका सही आंसर है केवल केवल एक रोग, HIV, ह्यूमनो कुछ ऐसे है ना, फुल फॉर्म यार मुझे आता पता नहीं है, HIV वायरस से होता है। बाकी रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया आपने पता होगा ये जीवाणु से होता है। इसके अलावा जो कुष्ठ रोग है और हैजा, ये भी दोनों जीवाणु से होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़े से इस तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएगा। कार्लापट वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ठीक है।
अगला है सतकोशिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे फेल हो गया है, जो बाघ पुनर्वास परियोजना है वो फेल हो गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है, ये ध्यान में रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। यूपीपीसीएस वाले आज तक ऐसा प्रश्न कभी पूछे नहीं है, यूपीएससी में पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, अब ये पूछ सकता है सतकोशिया। देखिए आप लोग देखोगे जो बिलीगिरी रंगा पहाड़ी है, बिलीगिरी रंगा पहाड़ी वो पूर्वी और पश्चिमी घाट को आपस में जोड़ती है। इसी तरह से यह प्रश्न पूछ सकता है यूपीएससी सतकोशिया टाइगर रिजर्व। देखोगे दो जैव भौगोलिक क्षेत्रों, ठीक है, जैव भौगोलिक क्षेत्रों दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का संगम बिंदु है। यहाँ पर बेसिकली दक्कन प्रायद्वीप और पूर्वी घाट का जो संगम बिंदु है, ऐसे पूर्वी घाट है, यहाँ पे ऐसे दक्कन प्रायद्वीप है, तो यहाँ पर जो संगम बिंदु है यहाँ पर है सतकोशिया टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये भी आप लोग को दिमाग में रखना होगा, है ना, क्योंकि यार ये पूछ सकता है प्रश्न आराम से कि कौन सा इसमें से कौन सा क्षेत्र दक्कन प्रायद्वीप और ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में से यह बताया गया आप लोग को। अगला है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल भी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पर है ना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी है ये सिमलीपाल। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है। इसके अलावा क्या है, यह संपूर्ण भारत में साल वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो यह भी पूछ सकता है। मतलब ऐसे दे देगा, देखो पता है क्या दे देगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि यह वन्यजीव अभयारण्य हाल में ही बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में भी शामिल किया गया है, यह साल वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र भी है ना। यहाँ पर ब्लैक पैंथर, चार सिंग वाला मृग, चौसिंगा, बाघ, हाथी, विशाल गिलहरी, मगरमच्छ आदि भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर खारिया, भूमिजा, बथुड़ी, कोल्हा, गोंड, संथाल और मांकड़िया जनजाति का आवास स्थल है। पहचानिए कौन सा यह बायोस्फीयर रिजर्व है। आप पता है इसमें सबसे इजी तरीका है, आप ये पहचानिए कि साल वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर है, ये सिमलीपाल, सॉरी सतकोशिया नहीं, सिमलीपाल टाइगर मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व वहाँ पर है। तो ऐसे आप दिमाग में रखेंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं तो अब ये जनजाति कहाँ याद रहेगा, खारिया, भूमिजा, बथुड़ी, कोल्हा, गोंड, संथाल, ये सब याद नहीं रहता है। जो याद रहता है यही साल वृक्षों का सबसे बड़ा क्षेत्र मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, अगला है श्री विल्लीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। क्यों, क्योंकि यह 51वां बाघ अभ्यारण्य है, ये चर्चा में रहा है, ध्यान रखिए। तो इसको मेघमलाई टाइगर रिजर्व जनरली बोलते हैं, MTR बोलते हैं। मेघमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, यहाँ पे लिखा भी है तमिलनाडु। भारत का 51वां बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला आपको प्रश्न में मतलब कमेंट सेक्शन में बताना है 52nd बायोस्फीयर रिजर्व किस, सॉरी बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है। ठीक है, 52nd आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, गूगल सर्च करके तुरंत बताएगा। तो 52nd टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया है, तो ध्यान में इसको आप लोग को बताना है। अब देखिए यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में क्या क्या पूछा जा रहा है, सर अगर पैर में प्लेट लगी हो तो क्या IPS मिल सकता है। अरे भाई पास होने पे एग्जाम UPSC मिलेगा IPS, है ना। पैर में प्लेट लगी है, कुछ लोग कह रहे सर मेरे दांत टूट गए हैं, सर मैंने नकली दांत लगवाए हैं, सर मैंने चश्मा पहनता हूँ तो क्या IPS बन सकता हूँ। अरे भाई IPS बनने के लिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है UPSC क्लियर करना, रैंक अच्छी लाइए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है ना। हाइट कम है क्या है, और IPS नहीं बनेंगे तो कुछ ना कुछ बन जाएंगे, रैंक आएगी तो कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे। नहीं बन पाए तो केस लड़ लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट जरूर अलाउ कर देगा कुछ ना कुछ बनने के लिए। मेडिकल के लिए तो परेशानी नहीं होना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग मेडिकल में फेल थे, अनफिट थे, मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ, गूगल सर्च करिएगा, अनफिट थे और प्रॉपर IAS बन गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ लिया। आपने ईरा सिंघल का ही नाम सुना होगा आपने, उन्हें टॉपर थी वो, है ना, तो वो खुद भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के उनको मिल गया था पोस्ट, है ना। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि यार मेरे हिसाब से आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ना कि सर दांत टूट गया है, सर पैर की उंगली कट गई है। मतलब कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे अपने पैर की उंगली तक भेजी, सर ये कटी हुई है। कुछ लोगों ने क्या किया, टैटूज़ वाले तो कम से कम भाई 200 लोग थे, सर मैंने यहाँ टैटूज़ बनाए, ये टैटूज़ हैं सर, वो है क्या है भाई, कहा हम लोग को कहाँ पता है यार, ना मैंने बनवाया है ना मैं जानता हूँ, है ना। मैं सेक्रेटरी तो हूँ नहीं UPSC का, नोटिफिकेशन सब लोग इसको देखिए थोड़ा, ठीक है। तो 51वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, टाइगर रिजर्व कौन सा है, श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई। अब ये श्री विल्लीपुतूर थोड़ा सा हम लोग को याद नहीं होता है, मेघमलाई याद रख लो, मेघमलाई टाइगर रिजर्व, मेघमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है, 51वां बाघ अभ्यारण्य है। UPPCS भी भैया इसको पूछेगा, तो UPPCS में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, दिमाग में रखना है। क्या क्या है ये सब जरूरत नहीं है, ठीक है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड सबको पता है, यहाँ पे नंदा देवी ग्लेशियर भी आपको पता होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आप नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया था हाल में, तो धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में बाढ़ की स्थिति हो गई थी। आप लोग को बताना है पंचप्रयाग, कमेंट सेक्शन में बताना है पंचप्रयाग कौन से हैं, ठीक है, और किन किन नदियों के संगम से बनते हैं। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देव विष्णु, कर्ण, नंद प्रयाग, और कौन सा है एक तो भूल रहा हूँ, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ये क्या जो भी है। अगर ये नहीं है तो आप लोग बताइएगा। अब आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन सी नदियों के मिल के बने हैं। तो देखिए, जैसे आप देखेंगे है ना, अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर देवप्रयाग बनता है। कमेंट सेक्शन में बताना ये सही है कि गलत है। अलकनंदा और मंदाकिनी से मिलकर देवप्रयाग बनता है। कमेंट सेक्शन में बताना है सही है गलत है। थोड़ा इजी बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्लीज इसको देखिएगा। पांचों प्रयाग कौन कौन सी नदियों से बनते हैं, ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में बहुत फेमस क्वेश्चन है, मतलब कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये याद होना ही चाहिए। अगला आप देखेंगे, यही बात है कि नंदा देवी ग्लेशियर बड़ा सा एक समूह है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि गढ़वाल हिमालय का ही एक भाग है बेसिकली। यहाँ से कई जलधाराएं निकलती हैं, ठीक है, पहले ऋषि गंगा में जाने के बाद कुछ देर में धौली गंगा में ये चली जाती है, ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है बेसिकली, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, यहाँ पर देखिएगा अब नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र हैं। मैं बगल में ही गया फूलों की घाटी के, लेकिन जैसे आप देखेंगे वहीं पे बगल में जोशीमठ है फूलों की घाटी के बगल में, और वहाँ पर ही है आपका औली, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। हालांकि जब मैं गया था तो भारत का स्विट्जरलैंड नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों, है ना, तो लग नहीं रहा था औली भारत का स्विट्जरलैंड, लेकिन बोलते हैं। ये जोशीमठ के बगल में ही फूलों की घाटी है, चूक गया मैं जाने से, वहाँ पे भी अगली बार वहाँ पे जरूर जाऊँगा। आप लोग भी इसके बारे में देखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर जो नेशनल पार्क है बेसिकली, यहाँ पे बहुत ही सुंदर मतलब फ्लोरा एंड फौनाज होते हैं, ठीक है, और बाढ़ आती है हर साल नए पौधे होते हैं, और विश्व का सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर जैव विविधता होती है, मतलब फूलों की विविधता सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आप देखेंगे। यहाँ पर बेसिकली भोटिया, और आप देखेंगे कि भोटिया जनजाति यहाँ पे रहती है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, यानी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क दोनों आते हैं, और इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सॉरी ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगला है देवलसारी क्षेत्र। तो देवलसारी क्षेत्र ये कहाँ है, उत्तराखंड में ही है, ठीक है, देवलसारी क्षेत्र उत्तराखंड में है, ठीक है। गढ़वाल जिले के देवलसारी क्षेत्र को प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जाने की संभावना है, अभी घोषित नहीं हुआ है, संभावना है कि उत्तराखंड का प्रथम जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित हो जाए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब ये बोला है कि जैव विविधता विरासत स्थल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि देखिए ये अभी संभावना है देवलसारी क्षेत्र घोषित किए जाने की, तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, ये है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन घोषित करता है, कैसे घोषित होती है। तो ये देखिए आप देखेंगे ये अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रजातियों की समृद्धता, उच्च स्थानिकता, ये सब होता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में अधिसूचित कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत राज्य सरकारें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट को घोषित करती हैं। वर्तमान में 18 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट भारत में है, ठीक है, तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब अगला बता रहा है सुर्खियों में रहे संरक्षित क्षेत्र, तो इसको वही जो हम लोग अभी देखा था उसको मैप में बना दिया है, ठीक है, नोंग खिलेम, ये बेसिकली यही मैप आप लोग क्या करिएगा इसी तरीके से, या तो जो लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं तो क्या करूँगा ऐसे कॉपी कर लूँगा, ऐसे पेस्ट कर लूँगा। अब देखो ये बन गया ना यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहीं से रिवाइज कर लूँगा सीधे, उत्तराखंड में ये, उड़ीसा में ये, असम में ये, मेघालय में नोंग खिलेम, ठीक है, विलुपुतुर मेघमलाई, ऐसे करके सीधे सीधे यहीं से देख लूँगा और काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग मैप चाहे तो कट कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ डिजिटल नोट्स बनाओ, ठीक है। अब अगला बोला है संरक्षण संबंधी अन्य उपाय। अब देखिए हम लोग आज कोशिश करेंगे ये कहाँ तक कंप्लीट करने का, सतत विकास कंप्लीट कर लेंगे, कोशिश यही करते हैं, ठीक है। भारत की भूतापीय ऊर्जा भी देख लेते हैं, ठीक है, ये 2 टॉपिक देख लेंगे, इथेनॉल का सम्मिश्रण भी देख लेंगे, अर्थ आवर भी देख लेंगे, नदी जोड़ो परियोजना भी देख ही लेंगे, जल जीवन मिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो नदी जोड़ो परियोजना तक आज कोशिश करते हैं हम लोग कर लेना, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि भारत का प्रथम केंद्र आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए कहाँ पर खोला गया है, केवल इतना ध्यान रखना। तो कहाँ पर खोला गया है, ये आप देखोगे चेन्नई के एक
भाग के रूप में बेसिकली खोला गया है, ठीक है, चेन्नई में बेसिकली खोला गया। अब देखो ये महत्वपूर्ण बात आपको क्या है, आप देखो कि जैसे यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है, यूपी पीसीएस भी ऐसे प्रश्न पूछे। आप देखोगे भाषा संस्थान के बारे में पूछी हुई थी, ठीक है, कि भाषा संस्थान राष्ट्र है ना कहाँ पर है, मैसूर में, है ना, याद है वो वाले क्वेश्चन थे। इसी तरह से ये वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्द्रभूमि, क्योंकि देखिए पहला है लिखा भी ना, आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए भारत का प्रथम केंद्र है ये, ठीक है। तो किसने स्थापित किया, MOESCC द्वारा विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर, ठीक है। और ये विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई जाती है, आप देखोगे जिस दिन रामसर कन्वेंशन लागू हुआ था, आप देखना एक बार कब मनाई जाती है, ठीक है, फरवरी में शायद 2 फरवरी 5 फरवरी कुछ मनाया जाता है, एक बार चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए जो क्या है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट CWCM का गठन राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के एक भाग के रूप में किया गया। तो इसमें कुछ ये सब अमाउंट बमाउंट याद नहीं रखना है, इतना केवल ध्यान में रखिए MOESCC द्वारा चेन्नई में आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रथम केंद्र स्थापित किया गया। तो केवल शॉर्ट नोट्स यही लिखेंगे आप, चेन्नई MOESCC द्वारा। अगला चिपको आंदोलन, तो आपको पता होगा अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु भी हो गई थी, इस वजह से भी न्यूज़ में रहा है ना। आप देखोगे इसके अलावा जो रेणी गाँव है जो चमोली का, जहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहाँ पर क्या है कि हिमनद झील टूट गई तो ये क्षतिग्रस्त हो गया, तो इस वजह से भी न्यूज़ में रहा है ये चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आपको ध्यान रखना है कब हुआ था, पहली बात तो ये तो 1973 में हुआ था, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको ध्यान में रखना है अपिक्को आंदोलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था कर्नाटक में, ये ध्यान में रखना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है जंगल बचाओ आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ हुआ था, यही दे देगा कई बार क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, ठीक है, क्रोनोलॉजी को समझिए, बहुत ही फेमस डायलॉग भी है। इसके अलावा दे देगा बिश्नोई आंदोलन, तो बिश्नोई, चिपको, अपिक्को और जंगल बचाओ आंदोलन को आप लोगों को क्रोनोलॉजी में बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सर्च भी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, सब चीज़ मैं बताते चलूँगा तो ये PT 365 बहुत डिले होते जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ये चारों आंदोलन आप लोग देख के इसको क्रोनोलॉजी में बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो पॉज कर दीजिएगा और बताइएगा। उनकी अपील के परिणाम स्वरूप यही हो गया था कि सुंदरलाल बहुगुणा ने बेसिकली चिपको आंदोलन की वहाँ पे शुरुआत की थी। चिपको आंदोलन का मतलब आप लोगों को पता ही है, 2 लोग बहुत फेमस थी, सुदेशा देवी और बचनी देवी, है ना, गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी, लेकिन गौरा देवी का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। मूल चिपको आंदोलन 18 यहाँ पे लिखा भी 18वीं सदी में बिश्नोई समुदाय द्वारा एक वहाँ पे भी प्रारंभ किया गया था, बेसिकली अमृता देवी की अगुवाई में। अच्छा, ये जो अमृता देवी थी ये जाके पेड़ के सामने चिपकी खेजूरी वृक्ष, वहाँ पे क्या है कि बिश्नोई समाज खेजूरी वृक्ष को बहुत ही पवित्र मानता है, तो अमृता देवी वहाँ पर चिपकी, तो जो राजा के लोग थे वो क्या किए, वृक्ष के साथ इनको भी काट दिए, ठीक है, तो वृक्ष के साथ इनको भी काट दिए, तब से इनकी पूजा वूजा लोग वहाँ पे करते हैं, है ना। और राजा ने फिर रोक भी लगा दी बेसिकली खेजूरी वृक्ष के काटने पर। तो आप ये देखना, मतलब इसको बारे में एक बार पढ़ लेना थोड़ा सा, अच्छी बात है। आप मेंस भी लिखते हो तो मेंस में आप इन चीज़ों को केस स्टडी के रूप में डालते हो, एथिक्स में या फिर कहीं पे भी, तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाती है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद शहर, ठीक है, एक चयन किया गया। आप देखो इसको, ये इंपॉर्टेंट है। द ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में भारत का कौन सा शहर है, एकमात्र भारत का शहर है, एकमात्र भारतीय शहर हैदराबाद है जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। कौन घोषित करता है, फाओ के साथ अर्बर डे फाउंडेशन। तो बस फाओ ध्यान में रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित करता है। अब अगला हम लोग कह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मैंने पूछा था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021, मैंने पूछा था ये कौन कराता है, तो लोग आंसर में पता नहीं क्या क्या दे रहे थे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन कराता है, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, जिसको पहले टाटा एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट कहते थे, अब इसका नाम द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट हो गया है, यही कराता है। लोग कमेंट सेक्शन में गलत सलत आंसर दे रहे थे लास्ट, मैंने यही पूछा था। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट कौन करवाता है, ध्यान रखना है, टेरी। यही यूपीएससी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं है। लिखा है द एनर्जी इंस्टीट्यूट ने विश्व सतत विकास सम्मेलन के 20वें संस्करण को ऑनलाइन आयोजित किया गया। ऑब्वियस सी बात है, कोरोना है तो ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विषय क्या था, हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। अब देखो ये एक बार पढ़ लो विषय, क्योंकि यूपीपीसीएस वाले यहीं पे खेला होबे करा देते हैं, वो कई बार यही पूछ देते हैं कि विषय क्या था, हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण तैयार करना, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लेना कि हमारा सामान्य भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, कुछ याद कर लेना, रीड। जैसे अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आपको पता होगी, इसको ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, ब्रंटलैंड रिपोर्ट, अवर कॉमन फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं। और ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, इसीलिए रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर की बात कर रहा है, कह रहा है जो कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आई थी उसको कुछ रीडिफाइन करेंगे, ऐसा कुछ टाइम पास करेंगे लोग। इसके बारे में बताया गया है कि
टाटा एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1974 में टेरी की स्थापना हुई थी। ये सब दिमाग में आपको नहीं रखना है। महत्वपूर्ण बात केवल ये क्या ध्यान में रखना है आपको, कौन करता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये यूपीएससी यूपीपीएससी में प्रश्न केवल यही पूछेगा, इससे बड़ा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो टेंशन के बिना ये लिख के आइएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अब ये है पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली, पारितंत्र लेखांकन, अकाउंटिंग है ना, मतलब कुछ नहीं है, ऐसे समझ लो। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए इधर बोला है क्या है, कुछ नहीं, ये बहुत इजी है। आप देखेंगे हमारे पास जो संसाधन है, बेसिकली जो मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन आप देखो कहीं पर पौधे हैं, ठीक है, कहीं पर जल है, तो इनका भी एक ऑडिट सिस्टम, मतलब ये भी हमें पता चले कि यार ये पौधा हम निकाल कर यहाँ से, जैसे आप देखोगे बक्सावा फॉरेस्ट बक्सावा फॉरेस्ट जो एमपी में है, उसको काटा जा रहा था। अभी 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे थे वहाँ पे, ठीक है, 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे थे और हीरा निकालने के लिए, है ना। अब बेसिकली ये क्या करता है, ये जो पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली ये क्या करती है, देखती है कि हीरा ज़्यादा जरूरी है कि ये जो पौधों से लाभ मिल रहा है वो ज़्यादा जरूरी है। तो दोनों, भाई पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, भविष्य में यही हीरा बनेंगे, है ना। ये बेसिकली हीरा क्या था, पौधे ही तो दब कचर के बन गए हीरा, है ना। तो ये आप समझिएगा। तो बेसिकली ये लेखांकन जो सिस्टम है क्या है ना, ये यही है कि ये देख रहा है कि इनका कितना फायदा है, यही सब बात ये कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पर क्या है, आपको जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि SEEA इन्वायरमेंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग, SEEA इको सिस्टम अकाउंटिंग, फिर एठो EA और लगा दिया EA, ठीक है। SEEA जो भी है, ये यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन द्वारा अपनाया गया इसे सांख्यिकी मानक के रूप में। तो ये दिमाग में आपको बस रखना है, ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना है। अब भारत ने इसे नवीन राष्ट्रीय सांख्यिकी रूपरेखा का क्रियान्वयन भारत ने इसको किया है। अब इसमें क्या जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, उन सेवाओं का मापन किया जाता है जो प्राकृतिक पारितंत्र द्वारा पर्यावरणीय न्यूनीकरण का सामना करने तथा संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए प्रदान की जाती है। तो बेसिकली सेवाएं होती हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज का मापन कुछ दिन आगे कर रहा है। अच्छा, इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या होती हैं, मैंने आप लोगों को और ऑलरेडी पहले ही बता दिया था, क्या होता था CSRP, ये मैंने ऑलरेडी मेंस की क्लासेस में बता रखा था, ठीक है। कल्चरल सर्विसेज, ठीक है, आप देखोगे रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, और ऐसे होता है, कुछ ऐसे ही होता है, मतलब देख लेना एक बार, मतलब CSRP ये होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। 4 तरह की सर्विसेज होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में देख के बताना, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है ना, नोट देखूंगा तो याद आएगा। तो आप देखोगे ये बेसिकली कई चीज़ का अकाउंट करता है। ये किस चीज़ से अकाउंट करता है, ये हमारे बस की नहीं है ना, हमें ये समझना है, ठीक है, कोई नहीं समझना है। नेचुरल कैपिटल क्या होती है, ये दिमाग में रख लो। ये हो सकता है पूछ दे सीधे, बोले प्राकृतिक पूंजी से आप क्या समझते हैं, ऑप्शन A B C D ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है प्राकृतिक पूंजी क्या होती है, प्राकृतिक परिसंपत्तियों का भंडार होता है जिसके अंतर्गत भूगर्भिक पदार्थ, मृदा, वायु, जल तथा सभी जैविक वस्तुएं शामिल होती है, जो मैंने अभी बताया था। बेसिकली आप देखोगे जो हमारे पास पृथ्वी पे पहले से है, वन, ठीक है, जीव जंतु, लोग, बाकी सारी चीजें जो पहले से है वो है पूंजी, प्राकृतिक पूंजी। और यही प्राकृतिक पूंजी का जो हम लोग को सेवाएं मिलती हैं, यही प्राकृतिक पूंजी का जो हम लोग को सेवाएं मिलती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जो प्राकृतिक पूंजी जो हम लोग को सर्विसेज देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। देखिए यहाँ पे लिखा है, इस प्राकृतिक पूंजी से मनुष्य अपने लिए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त करता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, है ना। तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, प्राकृतिक पूंजी की पूर्ण सीमा का मापन करता है कि आप कितना जल, कितना वायु, कितना जमीन उपलब्ध है, ठीक है। ये बात है भाई, इस बात को दिमाग में रखिएगा, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भारत की रूपरेखा बताइए, है ना, भारत की रूपरेखा बताइए। तो बोला है भारत के इस प्रयास को प्राकृतिक पूंजी लेखांकन तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन परियोजना के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया है। तो बस कुल मिलाकर के यही कह रहा है, मॉस्पी क्या करती है भारत में, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विस की एक प्रोजेक्ट चला रही है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये जो SEEA है, ठीक है, इसको लागू किया गया है, ठीक है, इस दिमाग में बस रखना है। अच्छा, और ये जो है NCAVES, इसको शॉर्ट में NCAVES पढ़ ले रहे हैं।
ये क्या है बेसिकली यूरोपीय संघ के द्वारा वित्त पोषित है, इतना दिमाग में रख लेना बस, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर इतना हम लोग को मतलब मेरे बस का नहीं याद करना, आपके बस का हो तो एक बार याद कर लेना कि एनकेव्स परियोजना को मॉस्पी द्वारा एफसीसी के साथ तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ किया जा रहा है। ठीक है, आपके बस का हो तो इसको याद कर लेना, भाई मेरे बस का नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा बेसिकली क्या है, देखो लिखा है भूतापीय ऊर्जा, यानी जो जमीन है, जमीन के अंदर से जो ताप है वहां पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। भारत का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है मणिकरण, ठीक है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। इसी के आगे खीर गंगा ट्रैक है, जहाँ पे मैं गया था, खीर गंगा ट्रैक है। ठीक है, जैसे ट्रैकिंग मेरी हॉबीज है, तो खीर गंगा ट्रैक हिमाचल प्रदेश में यहीं पर है। यहाँ पे बगल में कसौली भी है, जो कि हमारे जितने दोस्त है ना, कसौल एक जगह है, जितने दोस्त विशेष प्रकार की जो प्राकृतिक वस्तुएं उसका आनंद लेते हैं उनके लिए बहुत ही फेमस जगह है कसौल। तो मणिकरण क्या है, वहाँ पे गुरुद्वारा है, बहुत फेमस गुरुद्वारा है मणिकरण। और मणिकरण गुरुद्वारे में आप देखोगे भूतापीय ऊर्जा आपको दिखेगी। बेसिकली गर्म पानी का झरना होता है खूब, वहाँ पे लोग क्या करते थे, कपड़े पे चावल बांध के और अंदर डाल देते थे, है ना, और वो चावल पक जाता था। तो इस तरह से मतलब वहाँ पे काम चलता है। तो मणिकरण एक प्रसिद्ध क्षेत्र है भारत में, दिमाग में रखना, भूतापीय ऊर्जा का। ये क्वेश्चन खुद पूछ सकता है यूपीपीसीएस कि इनमें से किस क्षेत्र में भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। तो ऑप्शन 2-4 दे देगा, अभी हम लोग देख लेंगे क्या है। आप देखोगे यहाँ पर भूतापीय ऊर्जा क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि लेह में भारत की सबसे पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ध्यान रखना, भारत की सबसे पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जियोथर्मल एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जीएफडीपी, जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे शुरुआत किया है, लेह में शुरुआत की गई। तो इसको दिमाग में आपको रखना है कि लेह में शुरुआत की गई है। कहाँ पर, पूगा गांव में। ठीक है, लद्दाख के पूगा गांव, तो ये भी दिमाग में रखना, लद्दाख के पूगा गांव में, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या बेसिकली किसके द्वारा किया जा रहा है, ओएनजीसी एनर्जी, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद और लद्दाख संघराज क्षेत्र के विद्युत विभाग द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा, बेसिकली ओएनजीसी का नाम दिमाग में ज्यादा रखना है। ठीक है, बाकी तो मतलब आपको पता ही होगा, बाकी तो जो होगा उसको आप लोग नेचुरल ही टिक कर सकते हो। तो ये दिमाग में रहना है। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र परियोजना कहाँ पर है, लद्दाख के। अब देखो भूतापीय ऊर्जा बेसिकली कहाँ पर, अगर मान लो आपसे प्रश्न आए एग्जाम में कि किन किन क्षेत्रों में, जैसे यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में तो वही मणिकरण ही पूछेगा अधिक से अधिक, इनकी औकात इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, कोई बुरा मत मानना, अब है तो हम क्या कर सकते हैं, जो सच है वो सच है। तो यूपीपीसीएस तो इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी वाले क्या कर सकते हैं, टफ क्वेश्चन बना सकते हैं और बहुत सारा एरिया बता देंगे और बोलेंगे कि यहाँ से किसमें भूतापीय ऊर्जा कहाँ पे पाई जाती है। तो दिमाग में रखना, कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, जहाँ पर फॉल्ट लाइंस हैं, बेसिकली जहाँ पर फॉल्ट लाइंस हैं, जैसे आप देखोगे नर्मदा फॉल्ट है ना, यहाँ पर है ना फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ देखोगे महानदी सोन फॉल्ट लाइंस हैं, यहाँ पर सक्रियता है, भूगर्भिक सक्रियता है। यहाँ पे देखोगे आप हरियाणा के पास यहाँ सोहना फॉल्ट लाइन है एक। तो जितनी फॉल्ट लाइन भारत में है, हर जगह भूतापीय ऊर्जा आंख बंद करके मार देना। ठीक है, तो ज्यादा चांस होगा कि आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो आप, जैसे पूगा मणिकरण, यहाँ पे पूगा है लद्दाख में, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में। देखो दिल्ली सोना रिज यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ भ्रंश, एक यहाँ पे भी भ्रंश है, अल्लाह का बंद भ्रंश ऐसे कुछ है। यहाँ पे देखोगे आप सोनाटा, वही नर्मदा तापी भ्रंश में, महानदी, गोदावरी, है ना, ये सब भ्रंश, जितनी भ्रंश लाइनें हैं हर जगह आप मान लेना कि हाँ यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात देखना। अब ये कह रहा है कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, तो जो पृथ्वी, अब देखो इसमें एक चीज और है महत्वपूर्ण बात कि भूतापीय ऊर्जा क्या है, जो पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके स्रोत क्या क्या है। तो यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरली ऑप्शन में दे देता, उन लोग गलत कर देते। भूतापीय ऊर्जा ग्रह के निर्माण के दौरान संचालित भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं, खनिजों के रेडियोधर्मी क्षय और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो 3 बेसिकली मुख्य प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर देखो, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये विजन आई है जो कह रहा है, मैं उसी बात को समझा रहा हूँ कि सूर्य से जो अवशोषित होता है प्रकाश ना, यह भी भूतापीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। दिमाग में रखना, ये हम लोग जनरली, मैं एग्जाम में क्वेश्चन करता तो ये वाला स्टेटमेंट इस वजह से गलत करते थे, मैं इतना क्या सूर्य की औकात है, लेकिन है। तो सूर्य से जो पृथ्वी अवशोषित करती है वो भी है। जब पृथ्वी बन रही थी तो जो प्रक्रियाएं चल रही थी यहाँ पर, वो भी एक भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। और आपको पता होगा कि रेडियोधर्मी विस्फोट होता रहता है पृथ्वी के गर्भ में, तो रेडियोधर्मी विस्फोट भी एक प्रमुख स्रोत है भूतापीय ऊर्जा का। अब इसमें बताया कि किस तरह से कर सकते हैं इसको, है ना, किस तरह से इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बोला यहाँ पे हॉट वाटर है, हॉट वाटर को सीधे टरबाइन में ले जाओ, वाष्प मतलब जो इसकी स्टीम है, हॉट वाटर की स्टीम को भेज दो, टरबाइन को घुमाएगा, यहाँ पे ये बना दो। इसके अलावा बोल रहा है कि बाइनरी साइकिल प्लांट है ना, तो मतलब बेसिकली कि एक दूसरा गैस
कर लो, मतलब यही सब बात को बताया है, तो ये सब जरूरत नहीं है आपको, दिमाग में ध्यान रखना है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या बताया है, किस मंत्रालय के अधीन है, आपको ये भी बताना है, किस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है। इसका आंसर है खान एवं खनन मंत्रालय, ध्यान में रखना है। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में देख के गूगल सर्च करके, जो चीज़ यहाँ पे नहीं है गूगल सर्च करके बताएंगे, मुझे नहीं है, हो सकता है मैं जानबूझ के गलत बता रहा हूँ, ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन आप लोग गूगल सर्च करके तुरंत एक बार कंफर्म करेंगे कि हाँ सर ये सही है या गलत है। तो आपको देखना है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 350 भूतापी ऊर्जा संयंत्रों की पहचान की है भारत में, क्षमता लगभग 10,000 मेगावाट है। यहाँ पर बताया कि कौन कौन से 7 भूतापी प्रांत भारत में है, इसके बारे में आप एक बार देख लीजिएगा। इसका उपयोग बताया, सबको पता ही है कि क्या उपयोग है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक विकास ढांचा जो किसके द्वारा बनाया गया, नवीकरणीय एवं नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक विकास ढांचे का प्रारूप बताया गया है जो भूतापी ऊर्जा को भारत में विकास करेगा। वहाँ पर लिखा हुआ है कि भूतापी ऊर्जा पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप क्या है, 2022 तक प्रारंभिक चरण में 1000 मेगावाट की भूतापी ऊर्जा क्षमता का परिनियोजन करना है, ठीक है, इस बात को देखिएगा आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है आज हम लोग यहीं पर इसको डिस्कशन समाप्त कर देते हैं ना, बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो वीडियो फिर मज़ा नहीं आएगा। अभी कितने पेजेस और बचे हैं, मेरे हिसाब से 20 पेज के करीब और बचे हैं, 155, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने देख ही लिया था बेसिकली, है ना, ये हम लोग ने कर ही लिया था, सुर्खियों में स्थल जो जो रहेगा छोटा मोटा कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए करीब 20 पेजेस और हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करके, है ना, इसका डिस्कशन खत्म ही कर लेंगे लगभग। अब वो भी बेसिकली अब ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक बार आप थोड़ा सा देखेंगे अगर, है ना, तो रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है, और ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अब जो अगला करेंगे ना, इसको जियोग्राफी के नाम से कर लेंगे, ताकि कैच द रेन और बेसिकली जल जीवन मिशन शहरी है ना, सब जियोग्राफी का ही है, तो ठीक है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना भी जियोग्राफी का ही है, अर्थ आवर भी यही है, इथेनॉल, चलो तो हम लोग बेसिकली अब इसको क्या करेंगे, करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।